संभावित है। लेकिन हम लोग अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स को शुरू कर लेते हैं। यही मैंने आपको पहले बताया था कि अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स को स्टार्ट करना है और अभी स्टार्ट करते ही रहना है। अगर 13 सितंबर को पेपर हो सकता है तो फिर हम लोग 15 अगस्त तक का जरूर से कर लेंगे, 15 अगस्त 2025 तक का। लेकिन शुरुआत कर दिया हमने आपको अक्टूबर से ही, क्योंकि अक्टूबर में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, इस कारण से इसके बारे में जो भी फैक्ट्स वगैरह है वो पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे आज की क्लास में। तो सब लोग जुड़ जाइए, फिर आपके समक्ष प्रश्न में रख ही देता हूं। पहला प्रश्न पूछा गया आप लोगों के लिए कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बने हैं। कहने का तात्पर्य हो गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बन जाने के बाद, इससे पहले क्या था, वो राज्य था और 2019 में जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया गया स्टेट से, अब उसको यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया और एक तरफ चला गया लद्दाख और एक बच गया जम्मू कश्मीर। तो उसके बाद से लगभग 5 साल के बाद देखें तो चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर का ये चुनाव है वो आजादी के बाद से देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश बना 2019 में। तो 2019 के बाद से, आजादी के बाद से नहीं, 2019 के बाद मतलब बहुत चेंज हुआ, चूंकि 370 हट गया तो बहुत सारी चीजें देखा जाए ना, तो जम्मू कश्मीर में पहली बार घटित हो रहा है, वो उन सब पे चर्चा होगी। तो 2019 में क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ा गया, यानी कि दोनों यूटी बन गया। पहले जो राज्य था अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब 5 साल के बाद वहां पे चुनाव हो गया, और चुनाव हो गया तो पूछा गया आप लोगों से कि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुआ है तो अब उसके पहले मुख्यमंत्री कौन बने। तो सही जवाब बता दीजिएगा, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला या फिर रविंद्र रैना। उत्तर क्या है, उमर अब्दुल्ला। बहुत बढ़िया जवाब आ गया, ठीक है। कल मेरी क्लास नहीं इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी में काम था और लेट हो गया था, इसी कारण से पहुंच नहीं पाए थे। बहुत अच्छा जवाब रहा। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बाद सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो है उमर अब्दुल्ला। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, उमर अब्दुल्ला। अक्टूबर 2024 में इसकी सूचना आ जाती है, यानी कि काउंटिंग होता है वहां पे और फिर ये मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं। तो हम देखते हैं इसमें और क्या फैक्ट हो सकता है, आप लोग इसकी व्याख्या को भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो केंद्र शासित प्रदेश चुनाव हुआ है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा। तो जो असेंबली इलेक्शन हुआ है, इस असेंबली इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला, जो पहला लाइन है या पैराग्राफ है वो ये कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से पहली बार वहां पे इलेक्शन होता है। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना था और उसके बाद 24 में पहली बार वहां पे चुनाव होता है और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनते हैं। ये चुनाव 5 साल के बाद हुए थे, जब अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, राज्य का दर्जा समाप्त किया गया, उसका जो स्टेट हुड का जो स्टेटस था उसको खत्म किया गया और उसको यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं। खैर पार्टी पे सवाल पूछा जाएगा, लेकिन अभी आपको पहला जो करंट अफेयर्स पता हो गया कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तब जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। तो पहला सूचना आपके दिमाग में ये हो जानी चाहिए, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट सवाल, अब जैसे मान लीजिए सवाल रहे ना कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कितनी बार हुए, तो ये पहला ही है। ऐसा नहीं कि आप 2019 से आज जोड़ लीजिएगा 5 करके 24 करके आप 2 कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा ना लगे कि 2 कर दे, नहीं, कभी नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका जो चुनाव हुआ है वो पहली बार 5 साल के बाद पहली बार चुनाव हुआ है, क्योंकि उथल पुथल देखने के बाद से ही केंद्र सरकार ने वहां पे चुनाव का प्रस्ताव रखा और चुनाव करवाया भी। पहले देखा गया क्या स्थिति होती है, रिजल्ट देखने के बाद फिर वहां पे इलेक्शन करवाया गया। उसके बाद 16 अक्टूबर को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो 16 अक्टूबर 2024 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इनके नेतृत्व में अलायंस गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार बनी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों ने भी समर्थन दिया था। खैर, अब पूछा गया है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुए। अगर हम अक्टूबर से करंट अफेयर्स को शुरू करेंगे ना, तो 2 इलेक्शन आपको याद करना पड़ेगा, मतलब 2 असेंबली इलेक्शन, एक हरियाणा का और दूसरा जम्मू कश्मीर का। तो दोनों को ध्यान रखेंगे, यही 2 आपको अक्टूबर के महीने का कर लेना है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुए, मतलब कितने स्टेज में हुआ था,
2, 3, 4 या फिर 5? उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 3 चरणों में चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में? तो 3 स्टेज में संपन्न हुआ है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 की मतगणना कब हुई थी? 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या फिर 25 अक्टूबर? तो यह पूछा गया है कि इसका जो काउंटिंग हुआ था वो कब हुआ। आपको अभी तक क्या पता चला कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है कितने चरणों में? 3 चरणों में। अभी आपको क्या पूछा गया है कि इसकी मतगणना कब हुई थी? सही जवाब क्या रहेगा? यानी कि जो काउंटिंग किया गया था, चुनाव तो हो गया 3 चरण में, 3 चरण को भी देखेंगे। तो 8 अक्टूबर को याद रखेंगे। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में जब मतगणना हुई थी तो इसी समय किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना सरकार बनाई थी। तो 8 अक्टूबर 2024 को वहां पे काउंटिंग हो गया था। तीसरा फैक्ट आपके पास चलाया। अब यहां पे देखिएगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुए थे। ये 3 चरण का डेट आप छोड़ सकते हैं, 3 चरण वगैरह वैसा नहीं है कि आप उसको याद रखें। 18 सितंबर को पहला चरण था, 25 सितंबर को दूसरा चरण और 1 अक्टूबर को तीसरा चरण था। और मतगणना क्या है? एक ही दिन में हो जाता है। 8 अक्टूबर 2024 को पूरा हो गया था। चुनाव आयोग का पहला वो लक्ष्य था कि 4 अक्टूबर को करवा दे, लेकिन कुछ कारणों से वो 8 अक्टूबर को शिफ्ट कर दी। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना ध्यान रखेंगे, 3 चरणों में चुनाव वहां पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट बनाएंगे आप लोग। हाल ही में संपन्न जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती? भाजपा, कांग्रेस, पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस? तो यह पूछा गया है कि जब चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में तो वो कौन सी पार्टी ऐसी पार्टी थी जो वहां पे संपन्न चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीत लेती है? सही जवाब क्या है? भले ही उसको पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी उसने सर्वाधिक सीटें जीती है। सही जवाब क्या है? क्या आप लोगों ने भाजपा कर दिया है या फिर कांग्रेस कर दिया है या फिर पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस? आप लोगों ने किया क्या है? बहुत सुंदर जवाब, ब्रेव एंड ब्यूटीफुल का नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो यहां पे जो सवाल पूछा गया, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती थी? वो है वहां की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस। याद रखेंगे, ऐसा ना हो कि इसमें ऑप्शन दे दे बीपीएससी नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, तो ये नहीं करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि कॉन्फ्रेंस ना दिखे तो आप लोग कांग्रेस कर दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में सबसे अधिक कुल जो सीटें थी वो 42 जीती थी, और उसके बाद 6 कांग्रेस का था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो उसके बाद 48 सीटों के साथ जो गठबंधन सरकार बनी है वो यहां पे है। ठीक है, आगे बनाएंगे आप लोग। उमर अब्दुल्ला किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं? कांग्रेस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, बीजेपी से या फिर पीडीपी से? उमर अब्दुल्ला के पार्टी का भी नाम आपको याद रखना है। उस पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये बहुत आसान हो गया अब तक के लिए। छठा सवाल पूछा गया, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस दल का समर्थन प्राप्त हुआ? आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का, कांग्रेस का या फिर कोई नहीं का? तो चुनाव से संबंधित जो भी पॉइंट्स हो सकता है वो मैंने आपको दे दिया है, आप लोग उसको याद रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का साथ। अभी जस्ट इससे पहले व्याख्या में आप लोगों ने देखा कि 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को और प्लस 6 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिलाकर के 48 सीटें जो है इसको प्राप्त हो गया था, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और सवाल बना लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 42, 29, 26 या फिर 19? भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में कुल मेजर पार्टियों का, जैसे आप लोग को यह पता होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 42 सीटें थी, कांग्रेस के पास 6 सीटें थी, बीजेपी के पास 29 सीटें थी और अभी पीडीपी का सवाल में है। तो ये पॉइंट आपको याद हो गया। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीती थी। उसके बाद पूछा गया मत प्रतिशत, वोट परसेंटेज के अनुसार किस दल को सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए? यानी कि वोट परसेंटेज का पूछा गया है, वो कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसको परसेंटेज ज्यादा मिला है? सही जवाब क्या हो जाएगा? कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी है या फिर पीडीपी है? भले ही उसको सीट ज्यादा नहीं मिला, लेकिन सर्वाधिक लोगों का मत जो प्रतिशत है वो प्राप्त हुआ है। तो मत प्रतिशत के अनुसार बीजेपी को सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है, अभी इस पे आते हैं, एक और सवाल आप लोग बना लें। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कितनी बार बने हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर पहली बार? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कब बने हैं? सही जवाब क्या है? क्या हो गया? चल रहा है ना।
तो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री 2 बार बने हैं, 2 बार बने हैं। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। पहले एक और लास्ट मुझे लगता है कि सवाल होगा। हाँ, एक सवाल बना ले, जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को हराने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिंदू विधायक का नाम क्या है? ये विधायक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही हरा दिए। वहां के जो प्रदेश सॉरी वहां के जो प्रदेश जो रीजनल अध्यक्ष होता है उसको, तो प्रदेश अध्यक्ष को हराने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिंदू विधायक का नाम सुरिंदर शर्मा। एक और सवाल, पीडीपी को कितनी सीटें मिली है इस चुनाव में? पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? 1, 3, 5 या फिर 7? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 सीटें। अब आप लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अगर सवाल पूछा जा सकता है तो पहला सवाल में आप लोगों ने देखा कि जो जम्मू कश्मीर है वहां पे पहली बार इलेक्शन होता है जब 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया था। तब कब हुआ? 2024 में चुनाव होता है, असेंबली इलेक्शन पहली बार होता है। इसी बात को आपको याद रखना है। 3 चरणों में चुनाव वहां पे होता है, 3 चरणों में चुनाव होता है। उसके बाद 8 अक्टूबर 2024 को वोटिंग होता है, मतगणना की तिथि है। अगर 8 अक्टूबर आप लोग ध्यान कर लें तो फिर ये क्या है? मतगणना की तिथि है। उसके बाद सरकार फिर बनेगी, तो उसमें सबसे अधिक सीटें आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 42 सीटें। उसके बाद बीजेपी को 29 सीटें आती है, कांग्रेस को 6 सीटें मिलती है और पीडीपी को 3 सीटें मिलती है। तो ये भी डेटा आपको याद करके रखना है। यहां पे आप लोगों से पूछा जा सकता है इस डेटा पे, या हो सकता है मैचिंग करने को दे दे, एक तरफ पार्टी का नाम लिख दे और एक तरफ में उसको प्राप्त वहां पे सीट भी दे दे और कहे कि आप मैच करके बताएं कि कौन कौन सा किस पार्टी का सीट है। उसके बाद देखा आप लोगों ने कि यहां पे एक ऐसे सुरिंदर शर्मा विधायक रहते हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष को हरा देते हैं, तो सुरिंदर शर्मा के नाम को भी आप याद कर लेंगे, सुरिंदर शर्मा को भी आप याद कर लेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जो मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला, उनकी पार्टी का जो संबंध है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है और वो जम्मू कश्मीर के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इस बात को भी आप ध्यान कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पहली बार वो 2009 में भी बने थे, इस बात को भी आप याद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना नहीं है, हाँ, लेकिन वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इस बात को आप जरूर से ध्यान रख लें। कार्यकाल वगैरह छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला सवाल आ रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव से। तो हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए मतदान किस तारीख को संपन्न हुआ? 1 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, फिर 8 अक्टूबर को। इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के समय ही किस राज्य में भी चुनाव संपन्न हुए थे? तो हरियाणा राज्य में चुनाव संपन्न हुए थे। अब यहां पर सवाल आप लोगों से पूछा गया है कि हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए मतदान किस तिथि को संपन्न हुआ? 3 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में 15वीं। चूंकि जो हरियाणा है उसमें तो रूटीन वाइज हर 5 साल पे चूंकि चुनाव होता है तो वहां पे हुआ है, जम्मू कश्मीर वाली स्थिति नहीं थी, तो 3 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में चुनाव हुआ है। एक और सवाल इस पे बनाएंगे आप कि वहां पे कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ था? तो हरियाणा की कुल जो असेंबली है वहां पे कितनी सीटें हैं? जैसे बिहार विधानसभा का भी चुनाव होना है, 243 है। अब यहां पे आपसे पूछा गया हरियाणा के संदर्भ में कि वहां पे कितनी सीटें हैं विधानसभा में? तो 70 है, 80 है, 90 या फिर 100 है। तो हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? हरियाणा विधानसभा में 90 सीट है, 90 सीट को ध्यान कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 2024 के चुनाव में हरियाणा में मत प्रतिशत लगभग कितना रहा? ये जो है ये बीपीएससी लेवल का सवाल हो सकता है कि वहां पे वोटिंग का जो परसेंटेज रहा है वो कितना परसेंटेज रहा है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 66% लोगों ने वहां पे वोट किया था। तो मतदान जो हुआ है 66% हुआ है, तो वोटिंग परसेंटेज हो गया 66%। नेक्स्ट 2024 के चुनाव के परिणाम में भाजपा ने कितनी सीटें जीती? 40, 42, 48 या फिर 51? तो वर्ष 2024 के चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? सही जवाब क्या है 24 के चुनाव में, बताइए। सही जवाब इसका 48 है। तो 2024 के चुनाव में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती? वो सीट जो है वो 48 है। 90 सीट में क्या हुआ? कुल टोटल कितना है सीट? 90, और उसमें कितना है? 48 बीजेपी का है। तो इसमें सरकार बनाने के लिए हाफ प्लस 1 चाहिए, यानी कि इसका आप आधा कर दें, 45 प्लस 1 एक जोड़ दें तो 46 सीट चाहिए। तो 48 सीट है, यानी कि फुल मेजोरिटी में इसकी सरकार बन चुकी है। नेक्स्ट पूछा गया 17 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने किस नागरिकता संबंधी धारा को
वैध करार दिया, 5, 6, 6A या फिर 7। तो सिटीजनशिप संबंधित ये पूछा गया है वो आर्टिकल या धारा कौन सा है, नागरिकता संबंधी धारा को वैध करार दिया था। तो 17 अक्टूबर 2024 को धारा 5 है, धारा 6 है, धारा 6A है या फिर धारा 7 है। तो यहां पर लिखा क्या हुआ है, तो नागरिकता संबंधी धारा पूछा गया है। तो सिटीजनशिप एक्ट के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की धारा, यहाँ पे आर्टिकल है यहाँ पे। तो नागरिकता संबंधी धारा को वैध करा दिया, आर्टिकल 6A को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो नागरिकता संबंधी जो नियम बनाए गए हैं ना, उस अनुसार पूछा गया था आप लोगों से। हालांकि है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही, आर्टिकल में ही है, तो इसको आप लोग ध्यान करिएगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह निर्णय किस मत से दिया है, 5-0 से, 4-1 से, 3-2 से या फिर 3-1 से। जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनाई जाती है और इस बेंच में 3 न्यायाधीश हो सकते हैं, 5 जज हो सकते हैं। तो इस वाले में 5 जज है और 5 जजों में से कितने का प्रतिशत रहा, ये जो निर्णय रहा वो किस मत से दिया है। सही जवाब क्या है, 5-0 है, 4-1 है, 3-2 है या फिर 3-1 है। सही जवाब आप लोगों को बता देना है। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह निर्णय किस मत से दिया है, क्योंकि अब 5 लोग वहां पे हैं, यानी कि 4-1 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 जजों में से पक्ष में जो दिया गया है वो 4 जज दिए हैं और विपक्ष में दिया गया है 1 जज का, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो निर्णय रहा, ये जो डिसीजन रहा, ये वैध रहा, संविधान सम्मत ही रहा है। इसी कारण से आप लोग इसको भी ध्यान कर लेंगे। अब तो आप लोग जब नागरिकता पढ़िएगा संविधान में तो ये सब पढ़ाया जाएगा। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A किन प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देती है, 1 जनवरी 1950 से 25 मार्च 1971 तक आए प्रवासी, 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक आए प्रवासी, मतलब जो माइग्रेंट हैं उनके बारे में पूछा गया है। 1 जनवरी 1970 से 25 मार्च 1971 तक आए प्रवासी, या फिर 1 जनवरी 1965 से 31 दिसंबर 1971 तक आए प्रवासी। सही जवाब क्या है, तो नागरिकता लेने के लिए देखिए आपसे यह सवाल पूछा गया है कि प्रदान करने की अनुमति देता है जो प्रवासी हैं। तो 6A किन प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है। सही जवाब इसका ऑप्शन बी। क्यों कि देता है, अभी इस पे सवाल आप लोग बनाएंगे तो मालूम चल जाएगा। तो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक आए प्रवासी। अब जिससे यहां पर सवाल रहेगा ना कि कब से देता है, तो कब से देता है, इसके पीछे भी एक कारण है, वो अभी आपको सवाल में दिखाई देगा। तो 1 जनवरी 1966 से देता है, कब तक के लिए, 25 मार्च तक का है, ये डेडलाइन है। 25 मार्च 1971 तक जो भी प्रवासी आ गए हैं, तो ऐसा किया गया था, मानवीयता के आधार पर देने की बात कर दी गई थी। इसी कारण से इसको कोर्ट ने भी वैध करार दे दिया था, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव का एक्शन रहा, तो संविधान सम्मत रहा। तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, संविधान की व्याख्या करना है। तो 1 जनवरी 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 तक के आए प्रवासियों को जो सिटीजनशिप एक्ट है वो अनुमति दे देती है नागरिकता प्रदान करने की। धारा 6A किस समझौते के बाद नागरिकता अधिनियम में जोड़ी गई थी, शिलोंग, लाहौर, असम, भारत बांग्लादेश एकॉर्ड। सही जवाब क्या है, उत्तर बताएंगे आप लोग। प्रियंका कुमारी, हर्षित पांडे, 18 का भी बहुत बढ़िया जवाब आया आपका। आप सभी लोग क्या करेंगे ना कि आप लोगों को जुड़ जाना है किसमें, व्हाट्सएप का जो लिंक आपको पिन दिखाई दे रहा होगा, chat.whatsapp. ऐसा करके दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। पहला काम तो यही करें, आदिल सी, असम एकॉर्ड, बहुत बढ़िया जवाब आया। तो धारा 6A किस समझौते के बाद नागरिकता अधिनियम में जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई है असम समझौते के तहत। अभी इस पे और सवाल आप लोग बना लें। असम समझौता किसके नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर मनमोहन सिंह। आप लोग का सही हो रहा है। हाँ, राकेश झा, क्लास के बाद पीडीएफ जानने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना है, क्लास के बाद आपको पीडीएफ चला जाएगा। तो आप लोग पहला काम यही करें कि आप उसमें जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। असम समझौता किसके नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह। तो असम एकॉर्ड हुआ राजीव गांधी के समय। असम एकॉर्ड क्यों हुआ था, अगर आपसे सवाल पूछे ये क्यों हुआ था, तो नागरिकता प्रदान करने के लिए।
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद से असम में प्रवेश करने वाले प्रवासी माने जाएंगे शरणार्थी, वैध नागरिक, युद्ध कैदी, अवैध प्रवासी। तो पूछा गया है कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले जो प्रवासी हैं वो माने जाएंगे। सही जवाब क्या है? जो भी प्रवेश करेंगे इस डेट के बाद। वही तो मैं आपको बोला कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बाद एक तक, यहां पर सवाल क्या गया? बाद का आ गया, तो ये अवैध हो जाएगा। अगर हम देखें 1 जनवरी 1966 से अगर देखा जाए और कब तक, तो 25 मार्च 1971 तक, तो इन्हीं को तो हम लोग नागरिकता दे रहे हैं ना, इन्हीं को हम लोग नागरिकता दे रहे हैं। अब क्या हो गया कि इस डेट के बाद अगर कोई आए, कोई कहे कि आज ही तक हम देंगे, तो कल कोई आएगा तो अवैध हो गया, तो वो माना जाएगा अवैध प्रवासी, क्योंकि वो हमारे नियमों के जो भी हमने प्रावधान बना रखे हैं उसके अनुसार वो आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर गया है, तो अवैध प्रवासी माने जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ठीक है, संसद ने इस तरीके से अगर कानून बना दे तो नागरिकता ठीक है, वैलिड है, लेकिन 25 मार्च 1971 के बाद से जो भी प्रवासी आएंगे उनको हम नागरिकता इस विधि के तहत नहीं देंगे, तो वो अवैध कहे जाएंगे, तो अवैध प्रवासी माने जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है प्रश्न नंबर 21 का। तो 17 अक्टूबर 2024 को, ये डेट नहीं याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 की जो धारा 6A है उसको क्या किया? संविधान सम्मत घोषित किया था, और इस निर्णय में 4-1 यानी कि 5 न्यायाधीशों में से 4-1 बहुमत था, इस धारा को संवैधानिक मान्यता दी गई है। आपको याद हो गया होगा, धारा 6A असम समझौते के अंतर्गत आती है और इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को नागरिकता देना था जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच बांग्लादेश से असम आए। क्योंकि इसी समय ना वॉर की स्थिति आ गई, पूर्वी पाकिस्तान उस समय जो बांग्लादेश आज हम लोग देखते हैं, तो वॉर की स्थिति आ गई, तो भारत में घुसे, तो भारत ने मानवीयता के आधार पर उनको नागरिकता प्रदान किया था। वही बात यहाँ पे कर दी गई है। नेक्स्ट बनाएंगे आप लोग, ऑपरेशन सर्च लाइट किस देश की सेना के द्वारा चलाया गया था? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर चीन? ऑपरेशन सर्च लाइट पूछा गया, किस देश की सेना के द्वारा चलाया गया था? सही जवाब क्या है? हाँ, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ओके करके आगे बढ़ जाएंगे, वो खुद ब खुद ज्वाइन हो जाएगा उसमें। इसका सही जवाब है ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान की सेना के द्वारा। किसने सही उत्तर बनाया है? 22 का ये गलत हो गया। ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान की सेना के द्वारा इसलिए चलाया गया था क्योंकि कहां पे उपद्रव हुआ बांग्लादेश में, और उस समय बांग्लादेश क्या था? पूर्वी पाकिस्तानी था, तो वो अपने ही देश में इस तरीके से उपद्रव हो गया, उसको दबाने के लिए, जो वहां पे मुक्ति वाहिनी थी उसको दबाने के लिए कि भाई आप स्वतंत्रता की मांग मत करो। ठीक है, इंडिया गलत हो गया, आदिल का भी गलत हो गया, हर्षित का सही है, प्रियंका कुमारी गलत हो गया। आप सब अपना कमेंट आप लोग डिलीट करना शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान की सेना के द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया था। तो वही बात है, बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन और विशेष रूप से मुक्ति वाहिनी सहित स्वतंत्रता, क्योंकि जो मुक्ति वाहिनी थी वो चाहती थी कि हम स्वतंत्र हो जाएं, पाकिस्तान से अलग हो जाएं। जिस तरीके से भी बलूचिस्तान वगैरह आपको दिख रहा होगा ना, अक्सर न्यूज में दिखाई देता होगा कि बलूचिस्तान की जो आर्मी है वो कह रही है कि हम पाकिस्तान के 20 सैनिकों को हमने मार दिया है। तो अभी भी पाकिस्तान में देखा जाए तो आंतरिक जो अस्थिरता की स्थिति है वो है, एक हिस्से में है। तो ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान की सेना के द्वारा 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में शुरू किया गया था। यह कार्रवाई बहुत ही, मतलब अब क्या करेंगे, वहां की जो सरकार है वैसे भी क्रूर है, वो दबाएगी। नेक्स्ट बनाएंगे आप लोग सवाल, कोर्ट ने किस आधार पर 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट को उच्च ठहराया था? भारत की स्वतंत्रता, बांग्लादेश का निर्माण, ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत या फिर असम समझौते की तारीख? तो कोर्ट ने किस आधार पर 25 मार्च 1971, तो ये ऑपरेशन सर्च लाइट इस दिन पाकिस्तान के द्वारा शुरू कर दिया गया था, इसीलिए कोर्ट को ऐसा लगा तो उसने ऐसा निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 25 मार्च 1971 के पहले भारत में आए शरणार्थी थे बांग्लादेश के अवैध नागरिक, भारत के आर्थिक प्रवासी, पाकिस्तान के विभाजन के शिकार, अफगानिस्तान से आए शरणार्थी। सही जवाब क्या है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान के विभाजन के शिकार जो लोग थे, इसी कारण से भारत आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2024 को दिए गए फैसले में क्या आदेश दिया? सभी प्रवासियों को नागरिकता दी जाए, 1971 के बाद आए प्रवासियों को निर्वासित किया जाए, एनआरसी को रद्द किया जाए,
पाकिस्तान गए लोगों को वापस भारत बुलाया जाए? सही जवाब आप लोग बता दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी प्रवासी भारत आ गए हैं अवैध तरीके से ना, उसको हटाया जाए। अब चूंकि हम लोगों ने इसके पहले ही के लोगों को नागरिकता दी है, इसी कारण से जो इसके बाद आए हैं ना, उसको भारत से बाहर किया जाए, निर्वासित किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला 17 अक्टूबर 2024 को दिया है। अब समझ में आ गया आप लोगों को क्यों यह महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको कब देख रहे हैं? घटना 1971 की है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आता है? अक्टूबर 2024 में आता है। अब अक्टूबर 2024 में आता है तो आपके बीपीएससी के लिए हो गया। अब समझ में आ गया होगा कि क्यों इसका इंपॉर्टेंस है आपके लिए। आदिल, कुमार मनोज, AIR 1 क्लियर हो गया ना क्यों पढ़ रहे थे आप लोग बीपीएससी में? तनुश्री सी, गलत हो गया तनुश्री का। दोनों डेट याद रखेंगे, 25 मार्च 1971, 1 जनवरी 1966 के बाद। नेक्स्ट बना लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26, धारा 6A किस अधिनियम का हिस्सा है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अधिनियम, असम विशेष संरक्षण अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955, आप्रवासन अधिनियम 1987। सही जवाब क्या है? ठीक है, थोड़ा लेट आप लोगों तक मेरी वॉइस जा रही है। 25 का बी लगा है और क्यूटी पाई 25 का बी लगा। यहाँ पे उत्तर पूछा गया आप लोगों से 26 का। तो धारा 6A किस अधिनियम का हिस्सा है? तो अभी आप लोगों को बताया भी था मैंने कि जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का ये हिस्सा है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। इसी को तो वैध कही है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर अपना निर्णय दिया है कि वो जो प्रवासी आ चुके हैं उनको नागरिकता दी जाए, और इस डेट के बाद जो है यानी कि 25 मार्च 1971 के बाद जो आए उनको हटाया जाए। अप्रवासी वो प्रवासी, वो अवैध प्रवासी हैं, उनको भारत से बाहर किया जाए। अब नेक्स्ट पूछा गया, ये और इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा एक सवाल 17वीं में आया था, लेकिन अब आपको ये पूरा याद रखना है। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? मराठी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, असमिया। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। असमिया, उर्दू, मैथिली, कश्मीरी, पाली। प्राकृत, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, बंगाली। तो पूछा गया आप लोगों से कि अक्टूबर की एक घटना है, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है। तो ये दिया गया है कि अक्टूबर 2024 में किन 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में दर्जा प्रदान कर दिया गया है। क्वेश्चन समझ में नहीं है तो क्या करेंगे? समझ में आएगा क्वेश्चन, उसको 2 बार 3 बार पढ़ लेना है। अगर नहीं समझ में आए तो छोड़ देना है। ऐसा बहुत सारा आपके पास स्थिति, जैसे इकोनॉमिक्स का कुछ कठिन सवाल आ गया तो आपको समझ में नहीं आएगा तो उसका आंसर नहीं करना है, अदरवाइज आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा अगर तुक्का नहीं सही लगा तो। इसी कारण से अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए उसको छोड़ देना है, चाहे वो हिस्ट्री का ही क्यों ना हो। बहुत बार होगा कि आप लोग जो पढ़ के गए हैं उससे इतर सवाल पूछ दिया गया, अब कुछ आ ही नहीं रहा, चारों ऑप्शन नहीं पता चल रहा है तो उसको छोड़ देने में ही भलाई है। रिस्क तब ले आता है जब 2 ऑप्शन आपको आता हो पूरी तरीके से, तो उसमें आपको 2 ऑप्शन में रिस्क ले लेंगे। अगर A B आपको आ रहा है तो C और D में आप रिस्क ले सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। एकदम से नहीं आया तो उसको छोड़ देना, नहीं तो निगेटिव मार्किंग ज्यादा, जब ज्यादा लोगों का जो तुक्का है ना वो गलत ही हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है ना कि अक्टूबर 2024 में किन 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का, तो बिहार से ध्यान रखेंगे, प्राकृत पाली को याद कर लेंगे जो आप लोग लगातार इतिहास में पढ़ते रहते हैं, प्राकृत पाली। और उसके बाद बहुत ही समृद्ध साहित्य है बंगाल का, यानी कि बंगाली। उसी के बगल में क्या है? असम। उसी के बगल में क्या है? असम। और अभी वो राज्य जो सबसे ज्यादा भाषा के आधार पे हाईलाइट हो गया है, लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, वो है मराठी। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। 2 बिहार से जो आप लोग लगातार प्राकृत, ठीक है, तो प्राकृत, पाली, बंगाली, असम, मराठी, इस तरीके से आप लोग 5 याद कर सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे बौद्ध धर्म, महाजनपद इत्यादि, इन समय प्राकृत का लगातार आपको बताया जाता होगा, पाली लगातार चर्चा में आता है, तो प्राकृत पाली हो गया। बिहार से भी आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा, प्राकृत पाली। बंगालियों का समृद्ध बहुत साहित्य है, अभी तक ये क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं था, ये देखिए, तो बंगाली को भी जोड़ दिया गया है। आप लोगों ने टैगोर वगैरह को बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा मेंस के लिए भी। उसी के बगल में असम है, यानी कि असामिया लैंग्वेज हो गया। और उसके बाद सबसे ज्यादा विवादित हिंदी बनाम मराठी को लेकर के कहां पे हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। क्योंकि नेताओं के पास 2 ही मुद्दा बहुत ज्यादा हो गए, हिंदू मुस्लिम करें या फिर हिंदी मराठी कर लें। तो इस तरीके से मराठी जो है वो बहुत चर्चा में है,
आप लोग इसको याद रखेंगे। तो ये किस विकल्प में है? ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा, मराठी, पाली, प्राकृत, असम और बंगाल। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बना लेंगे आप लोग। भारत सरकार के द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत सरकार ने कब ऐसा स्टेप लिया क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करने का, ये आप लोगों से सवाल पूछा गया है। तो वर्ष 2000, वर्ष 1999, वर्ष 2001, 2004, 2006। तो वो पहला ईयर आपको बताना है जब किसी लैंग्वेज को पहली बार क्लासिकल लैंग्वेज की श्रेणी में डाल दिया गया था। 2004 में सबसे पहले संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज का, सॉरी, तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। तो 2004 में तमिल संस्कृत से भी पुराना, आज भी आप दक्षिण भारत को जाएंगे तो तमिल को लोग कहते हैं कि संस्कृत से पुराना है। तो 2004 में पहली बार तमिल को यह दर्जा दिया गया। अधिकतर कंफ्यूजन संस्कृत से ही होगा, तो ध्यान रखिएगा संस्कृत नहीं है। और ये भी आप लोग अपने दिमाग में बैठाएंगे कि साउथ जाने के बाद तमिल वाले कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि तमिल साहित्य संस्कृत से ज्यादा पुराना नहीं है। उनका मानना है कि संस्कृत से भी पुराना साहित्य जो है वो तमिलों का है। नेक्स्ट बनाएंगे, भारत की पहली भाषा जिसने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था वो कौन सी थी? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। इसका मैंने आपको उत्तर बता दिया। जिस पे आप लोग फिर गलत कर देते, संस्कृत आप लोग चुन के गलत कर देते, उसका उत्तर मैंने पहले आपको बता दिया है। तो आप लोग क्या होगा, अब कभी संस्कृत नहीं चुनेंगे क्लासिकल लैंग्वेज में। सबसे पहले वर्ष 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, तमिल। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? मलयालम को, उड़िया को, मराठी को या फिर पाली को? सही जवाब क्या है? तो कौन सी भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो आप लोगों ने देखा कि 2004 में किसको दिया गया? तमिल को। और यहां पूछा गया है 2014 का। सही जवाब बता दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़िया। उड़िया, आशीष रॉय का। तो सही जवाब क्या आ गया? उड़िया। ठीक है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए कौन सा मुख्य मानदंड, वो क्राइटेरिया क्या है? वह भाषा जो किसी विदेशी भाषा से ली गई हो, उस भाषा में केवल धार्मिक ग्रंथ हो, उसके बाद भाषा आधुनिक भाषाओं से व्युत्पन्न, उसी भाषा से वो निकली हुई हो, और भाषा की उत्पत्ति प्राचीन हो और उसका समृद्ध साहित्यिक इतिहास हो, जैसे कि बंगाली, जैसे कि तमिल, जैसे कि उड़िया। सही जवाब ऑप्शन डी। तो भाषा की जो है उत्पत्ति क्या हो? वो प्राचीन हो। जैसे पाली को दिया गया, क्या ये नया है या पुराना है? प्राकृत को दिया गया, क्या इसमें साहित्य है या नहीं है? तो है। तो इसी कारण से इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। क्या भोजपुरी में भी समृद्ध साहित्य है? नहीं है। मगही में भी है? नहीं है। तो उसको देना इस आधार पे नहीं होगा सही, तर्क संगत तो नहीं होगा, क्योंकि सरकार का कहना है उसमें एक और क्राइटेरिया जोड़ा गया, प्राचीन इतिहास तो है ही, समृद्ध साहित्य भी होना चाहिए, और ऐसा समृद्ध साहित्य तो है ही नहीं। भोजपुरी में तो ऐसा सर्वमान्य डिक्शनरी भी नहीं है। भोजपुरी या मगही में तो कोई टर्म्स का क्या है कि अलग अलग मीनिंग, जैसे खाता। अब खाता क्या है? ये खाना भी हो गया। खाता का क्या मतलब हो गया? खाना भी हो गया। कोई चावल खाता है, कोई रोटी खा रहा है, कोई छोले भटूरे खा लेता है। क्रिकेट के संदर्भ में क्या हो जाएगा? खाता, वो उसका रन, अगर एक रन से खाता खुल गया तो उसमें एक डिजिट बढ़ जाता है, तो ये खाता हो गया। आप लोग कुछ पैसे बैंक लेकर के जाइएगा, वहां पे एक अलग प्रकार का खाता आ जाएगा, तो एक ही वर्ड का है, वो अलग अलग मीनिंग हो गया। ठीक वैसे ही इंग्लिश में आप देख लीजिए, टेस्ट। आप लोग अगर पूछेंगे, मैं पूछ लूं आपसे कि टेस्ट ले सकता हूं, तो आप लोग कहेंगे हाँ। आप लोग एक चाय लेकर के पूछ दीजिए मेरे से कि टेस्ट लेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? चाय का टेस्ट हो जाता है। तो टेस्ट का भी है। तो इसी तरीके से भाषा क्या है ना, वो बहुत लचीली होती है। एक ही भाषा के कई संदर्भ हो सकते हैं। तो भाषा की उत्पत्ति प्राचीन और उसका समृद्ध साहित्यिक इतिहास हो। ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 9, 10, 11 या फिर 12? तो अब कुल टोटल क्लासिकल लैंग्वेज की जो कुल नंबर हो है वो कितना हो गया है, आपसे पूछा गया है। बफरिंग तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। 2 लोगों ने कहा बफरिंग, क्या ऐसी स्थिति है?
टोटल जो लैंग्वेज हो गया वो 11 हो गया, ठीक है, टोटल जो लैंग्वेज हो गया वो 11 हो गया। हम लोग देखते हैं कौन कौन सा हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि 2004 में तमिल, 5 में संस्कृत, 8 में क्या हो गया, कन्नड़ आ गया, तेलुगु आ गया। 5 में संस्कृत, 8 में कन्नड़ है और 8 में तेलुगु है, 13 में मलयालम है, 14 में उड़िया है और 24 में 5 और भाषाओं को यानी कि पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली, असमिया। तो कुल मिलाकर के अभी ये कितना हो गया, 6 + 5 = 11। तो 11 भाषाओं को अब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसको आप लोग अच्छे से, ये वाला ना आपको याद करने वाला ही है। पीडीएफ में जब जाएगा तो बहुत अच्छे से इसको अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे, ताकि आपको ना एक बार समरी के रूप में एक जगह रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। तो करंट अफेयर्स का जो नोट्स बनाएंगे, उस नोट्स में एक और नोट्स आपका वो नोट्स हो जो सिर्फ 20-25 पन्ने का हो, जिसपे आपको थोड़ा देखना आवश्यक हो। अब कुल शास्त्रीय भाषाओं की जो संख्या है वो 11 हो गई है, ठीक है। शास्त्रीय भाषाओं के प्रचार और अध्ययन हेतु सरकार के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इन भाषाओं को माध्यमिक शिक्षा से हटा दिया गया। इन भाषाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और विश्वविद्यालयों में पीठ की स्थापना की गई है। इन भाषाओं का उपयोग केवल धर्म ग्रंथों तक सीमित किया गया है या इनमें से कोई नहीं। तो यह पूछा गया आप लोगों से कि प्रचार और अध्ययन हेतु सरकार के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। सही जवाब क्या है? तो मुझे लगता है कि इसमें अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो सर्वाधिक आपको सटीक लगेगा, क्योंकि बाकी का सारा जो स्टेटमेंट है वो नकारात्मक है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। इस तरीके से भी अगर कुछ नहीं आए तो स्टेटमेंट पढ़ के भी आप डिसीजन ले सकते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अक्टूबर 2024 में शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल नहीं की गई है? अब आपको बताना है, इतना पढ़ लेने के बाद अगर ऐसा सवाल पूछ दिया जाए कि वो कौन सी भाषा है जिसको इस लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया है, तो अब आपको दिख रहा होगा बंगाली है, पाली है, तेलुगु या फिर मराठी। तो 2024 में बंगाली आया ही है, पाली आया ही है, तेलुगु नहीं आया है। तेलुगु 2008 में, कब आया? 8 में। मराठी इस समय आ गया 2024 में। 2024 में ये लोग बहुत लड़ भी रहे हैं भाषा को लेकर के, मराठी बोलो। तो 2008 में तेलुगु है और प्लस 2008 में कन्नड़ भी है, ठीक है। 2000 में कन्नड़ भी है। 2013 में मलयालम है। 13 में कौन सा है? मलयालम है। मलयालम, चाहे आप मलयालम इधर से पढ़ लें चाहे इधर से पढ़ लें, बात बराबर है। दोनों तरफ से ऐसा वर्ड है, मतलब ये ऐसा दिलचस्प वर्ड है कि आपको मलयालम इधर से पढ़ लें या उधर से पढ़ लें तो इसके साहित्य आपको इसके वर्ड से ही, नाम से ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बना लेंगे। शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता देने का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया? मानव संसाधन मंत्रालय, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट के द्वारा लिया गया? सही जवाब क्या होना चाहिए? सही उत्तर बताएंगे आप लोग। आप लोगों को सब दिख रहा है अच्छे से? सब सही चल रहा है अच्छे से? कुमारी, आभा, रंजन, आदिल, शकील, आशीष, रॉय, नेटवर्क वगैरह सब सही है? बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना? सब ठीक है? आवाज वगैरह सब ठीक है? 35 का ए लगा दिया है। और कोई? एक ने सी, हर्षित पांडे का 35 का सी लगा है। और कोई? ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब आएगा। सब सही है? अमित बता रहे हैं या यार बता रहे हैं कि सही है, ठीक है। तो शास्त्रीय भाषाओं को जो मान्यता दी गई है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब रहेगा। तो आप लोगों का उत्तर यहां पे किसी का डी नहीं आया, बहुत स्लो है। अभी सही है? अभी सही है? आवाज आप लोगों तक जा रही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल। नेक्स्ट बनाएंगे आप लोग। शास्त्रीय भाषा की क्या विशेषता होनी चाहिए? वह केवल दक्षिण भारत में बोली जाती हो, वह किसी आधुनिक भाषा से विकसित हुई हो, उसका स्वतंत्र व अद्वितीय व्याकरण और साहित्यिक इतिहास हो, वह भाषा केवल मौखिक रूप से हो। मुझे लगता है कि अब आप लोग के दिमाग में एक शब्द चला गया होगा कि उसका जो है वो समृद्ध साहित्य भी होना चाहिए। इस बात को आप याद रखेंगे तभी जाकर के काउंटर कर पाएंगे कि क्यों नहीं मगही को या फिर
और कौन सा है, भोजपुरी है ना, ये होना चाहिए, है ना। तो कभी विवाद उत्पन्न ऐसा होगा ना, तो उसमें आप देखिएगा हमेशा क्या जोड़ा जाएगा, उसका समृद्ध साहित्यिक इतिहास हो, उसका एक अच्छा व्याकरण भी हो, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। महाराष्ट्र में देशी गाय को दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय पशु का, राज्य माता गौ माता को, कृषि सहायक को, सांस्कृतिक प्रतीक को। जैसे इंटरव्यू में आप लोग चले गए 71 वाले इंटरव्यू में, या 70 का भी रिजल्ट आने वाला है, उसमें पूछ दे आप लोगों से कि बताइए फिर भोजपुरी को क्यों नहीं क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, ये भी तो पुराना ही है। तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, अभी वो उतना पुराना नहीं है जितना कि पाली और प्राकृत है, और उसका क्या है कि वो समृद्ध साहित्य उसका है, उसका एक समृद्ध व्याकरण भी है। तो इसी कारण से भी भोजपुरी पे इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती। तो महाराष्ट्र में पूछा क्या देशी गाय को दर्जा दिया गया राष्ट्रीय पशु का, राज्य माता गौ माता कहा गया है, कृषि सहायक कही गई है, या सांस्कृतिक प्रतीक कहा गया है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 37 का भी बहुत बढ़िया जवाब आ गया। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा, राज्य माता गौ माता। नेक्स्ट बनाएंगे आप लोग, देशी राज्य को गौ माता घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। दो तरीके से सवाल पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र ने गाय को क्या कहा, तो गौ माता, राष्ट्र माता जो आप लोगों ने देखा पहले। अब क्या है कि राष्ट्र माता गौ माता का दर्जा देने वाला वो राज्य कौन सा है, तो ये उलट फिर करके क्या आ जाएगा फिर वापस महाराष्ट्र। तो राष्ट्र माता राज्य माता गौ माता, राज्य माता क्योंकि राज्य है, क्या है, राज्य है, तो राज्य माता गौ माता, स्टेट मदर, काऊ मदर या गौ माता। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? 15 अगस्त 2024 नई दिल्ली से, 2 अक्टूबर 2024 हजारीबाग से, 1 जनवरी 2024 भोपाल से, 26 जनवरी 2024 मुंबई से। तो धरती आबा फादर ऑफ द अर्थ जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब और कहां से हुई? आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही जवाब क्या है? धरती आबा फादर ऑफ द अर्थ, ये कहां से संदर्भ, झारखंड से हो गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेट मदर। बहुत सुंदर जवाब। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है 2 अक्टूबर 2024 से हजारीबाग से। नेक्स्ट, इस अभियान के तहत लगभग कितने जनजातीय गांवों को कवर किया जाएगा? 25,000, 63,843,